नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कश्मीर में पत्रकारिता कभी भी आसान नहीं रही। हमेशा वहां नई नई चुनौतियां उपस्थित होती रही हैं, कभी आतंकवाद की वजह से तो कभी सरकारी आतंकवाद की वजह से। और पिछले साल 5 अगस्त से जो सिलसिला शुरू हुआ है मीडिया के दमन का, मीडिया को चुप कराने का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1.25 साल हो चुके हैं, कई नेताओं को छोड़ा जा चुका है, सरकार दावे कर रही कि सब कुछ सामान्य हो गया है, बढ़िया हो गया है, लेकिन मीडिया के मामले में उसकी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं बदली। अब देखिए कि कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर के दफ्तर को सील कर दिया गया अचानक, बिना किसी नोटिस के। और उसके पहले उसकी एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अनुराधा भसीन, उनके घर पर भी इसी तरह से कार्रवाई की गई, परेशान करने वाली कार्रवाई की गई। तो हमारे साथ अनुराधा भसीन जी मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। अगर सरकार कह रही है कि चीजें अब ठीक हो गई हैं, नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो मीडिया से उसको क्या परेशानी हो रही है, कश्मीर टाइम्स से उसको क्या दिक्कतें हैं, अनुराधा जी? देखिए, अगर आपने बात सही की। एक तरफ से सरकार कह रही है कि स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तो उसमें तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी सिविल लिबर्टीज रिस्टोर होनी चाहिए। आपका जो डेमोक्रेटिक स्पेस है बात करने का, वो रिस्टोर होना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा अंग जो है वो मीडिया है, क्योंकि जब तक मीडिया की आवाज़ आज़ाद नहीं है तो जो आप एक डेमोक्रेटिक स्पेस को जिस तरह से मेजर करेंगे, वो एक फ्री मीडिया के को देख के कर सकते हैं। और मीडिया इस वक्त जिस तरह से दबा हुआ है, कुचला हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें जो ग्राउंड पे हो रही हैं उनको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है। और वो मुसलसल बना हुआ पिछले 14 महीनों से। पहले तो बहुत ज़्यादा था, उसके बावजूद जो कुछ रिपोर्टर्स कुछ रिपोर्ट भी करते हैं तो उन पे केसेस या दायर हो जाते हैं, या उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है। बहुत सारे जो पत्रकार हैं, और उनमें वरिष्ठ पत्रकार भी इंक्लूडेड हैं, उनको पुलिस स्टेशंस बुलाया गया है और उनकी पूछताछ हुई है घंटों भर। तो ये तो कहीं नहीं दर्शाता कि स्थिति जो है सामान्य हो रही है। और अनुराधा जी, मैं अगर चाहूंगा अगर थोड़ा हो रही आप है तो बताएं इसको कि तो कुछ कश्मीर टाइम्स के साथ जो किया है सरकार ने पिछले इस 1 महीने में, पहले आपके घर पर हुआ और फिर आपके श्रीनगर स्थित ऑफिस पर हुआ, ये क्या हुआ? इसके बारे में सरकारी पक्ष का क्या कहना है? कुछ तो आपको कन्वे किया होगा। देखिए, कन्वे ही नहीं किया। क्योंकि जब इन्होंने एविक्शन ऑर्डर्स दोनों जगह के निकाले, या कैंसलेशन ऑर्डर्स निकाले, वो अपनी जेब में ही रखे अगर निकाले थे। तो कहीं कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, एकदम से हो गया कुछ। र्यूमर्स हमें पहले कश्मीर में 6 हफ्ते पहले कुछ र्यूमर्स जो सर्कुलेट होना शुरू हुए स्टेट्स डिपार्टमेंट के दफ्तर से ही, जो ये सरकारी बिल्डिंग्स को मैनेज करते हैं। तो उनके जो छोटे लेवल के मुलाजिम हैं उनके थ्रू कि ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, यहाँ पे ताला लगाया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। तो ये कोई एक ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं है। कोई एक हैंड रिटन ऑर्डर नहीं भेजा था उनके थ्रू, बट ये सिर्फ एक र्यूमर सर्कुलेट हुए थे। तो हमारे जो तुरंत जो, क्योंकि हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि हम जितनी आज़ादाना तरीके से इस डर के माहौल में बोल सकते हैं हम बोल रहे हैं, जो कि सरकार को पसंद नहीं है। तो हमने इमिजिएटली, हमारे स्टाफर्स जो हैं, मैनेजर है, ब्यूरो चीफ है, वो स्टेट्स डिपार्टमेंट के दफ्तर में गए और उन्होंने पूछताछ की ऊपर जो आला अफसर हैं उनसे कि ये क्या मसला है। तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कि किसी ने बोला हाँ ऐसा ऑर्डर निकला है पर हमारे पास नहीं है, किसी ने कहा आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, या हमें नहीं पता है। किसी ने कहा कोई फोन पे है, हम दिखा देंगे, पर हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो ये 2-3 दिन ये चलता रहा सिलसिला। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर के जो कोर्ट में वहाँ पे एक पिटिशन फाइल कर दी थी, क्योंकि हम एक प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि इस किस्म का कोई टारगेटिंग हो सकती है।
जिस किस्म का माहौल बना हुआ है और जिस किस्म का स्टैंड हमने लिया है, तो इसके पहले वो आपके जम्मू स्थित ऑफिस में भी तोड़ फोड़ हुई थी। नहीं, जम्मू ऑफिस में नहीं, जम्मू में एक मेरे नाम पे अलॉटेड था एक गवर्नमेंट फ्लैट जो 2000 में मुझे मिला था। इस वक्त मैं वहाँ पे नहीं रह रही थी, ये कोविड के दौरान। तो वहाँ पे पर हम हर हफ्ते जाते थे चेक वगैरह करने। तो एक दिन हम जाते हैं संडे को, उससे एक हफ्ता पहले हमने इसी तरह से र्यूमर्स सुने, जो किसी और ने, स्टेट्स डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे, कहीं और से किसी ने बोला नहीं ये जी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। तो हमें दिखाया कि ऐसा कोई ऑर्डर है। तो अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, मैंने तुरंत नेक्स्ट डे एक रिटन लेटर लिखी स्टेट्स डिपार्टमेंट को कि ये क्या माजरा है, और अगर कोई ग्राउंड्स हैं मेरी कैंसलेशन के तो वो बताए जाएं, और किन ग्राउंड्स पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो अगले हफ्ते जब हम जाते हैं तो वहां पे अंदर लोग घुसे हुए थे, और जो कि बाद में स्टेट और तोड़ फोड़ भी की थी। हमारा सामान फेंका जा रहा था एक कमरे के अंदर, और कुछ फर्नीचर पड़ा था जिसको वो लोग कह रहे थे ये हमारा है, या जो मेरा अपना था। और फिर बोले, कभी बोल रहे थे नहीं ये स्टेट्स का है। तो हमने पुलिस कंप्लेंट भी दायर की, लेकिन एफआईआर उसमें नहीं हुई। फिर बाद में स्टेट्स वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आपको 28 तारीख को एविक्ट कर दिया था, और 28 तारीख वही तारीख है जिस दिन मैंने उनको लेटर लिखी थी। तो जिस मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ वो वापस मुझे एविक्शन ऑर्डर भी नहीं देते हैं, ग्राउंड्स तो छोड़ दीजिए बताने का, और वो सिर्फ वहां से ताला तोड़ते हैं और नए लोग घुसा देते हैं उस पे। और उसके बाद मैंने कहा वो किस बेसिस पे आपने किया जब मेरा सामान वहां पड़ा था? नहीं जी, आपका सामान हमने अलग से रखा है और एक कमरे में बंद करके रखा है, उसकी पूरी इन्वेंट्री बनाई है। मैंने कहा तो दीजिए, फिर इन लोगों को क्यों घुसाया? नहीं नहीं, वो बिल्कुल महफूज है। तो फिर इन्वेंट्री बनाते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, और उसके नीचे लिखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सामान एक कमरे में बंद है, और ये हमने सुपुर्दनामे में किया है न्यू अलॉटी के। तो ये तो कोई एक लीगल प्रोसेस नहीं है कि आप एक रैंडम पर्सन को आप किसी और की चीजें उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो इस किस्म से कोई एक ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। आई मीन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग से एविक्ट किसी वक्त भी किसी को किया जा सकता है, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ तो है। अनुराधा जी, क्या आपको लग रहा है ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से आपको धमकाने की, आपको डराने की एक कार्रवाई है, और परेशान करने की भी जाहिर है कि बिल्कुल, परेशान करने की, कश्मीर आप टाइम्स। परेशानी में इन्वॉल्व रखें तो ताकि मैं बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे सकूं, कुछ और बोल ना सकूं कुछ। ये एक जाहिर सी बात है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमने कोशिश की है कि जितना हम बोल सकते हैं फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, जो सही पोजीशन है उसको दर्शा सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किलात भी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जब मैं कोर्ट में गई थी तो उसके अगले दिन ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट एक की एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वो विड्रॉ हो गया। और उसके भी कोई कारण नहीं दिए गए, आप पूछने जाएं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। या वो अवॉइड करते हैं, फोन्स भी अवॉइड करते हैं, मिलने से भी अवॉइड करते हैं। तो और ये एक जो फाइनेंशियल एक डिस्ट्रेस से जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश अपनी की है अपना काम ठीक से निभाने की। जी अनुराधा जी, ये जो 5 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ था मीडिया को चुप कराने का, एक अघोषित सेंसरशिप लागू करने का, वो उसका क्या हाल है? अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, या कहीं थोड़ी बहुत छूट है, या उससे भी ज्यादा कठोर हो गई है? देखिए, बहुत सारे केसेस पता नहीं चलते हैं, लेकिन काफ़ी जो पत्रकार हैं खास तौर पे वादी में, और कुछ केसेस कुछ जम्मू में भी अभी मेरे नज़र में आए कि पिछले साल कोई जर्नलिस्ट को पे एफआईआरस लगी थी।
और कश्मीर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 2-3 केसेस ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस लगे हैं किसी पे, और हर रोज़ की एक रूटीन बन गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी जर्नलिस्ट को पुलिस समन्स मिलते हैं और उनको उनकी पेशी होती है, उनकी पूछताछ होती है, उनको डराया धमकाया जाता है। बहुत सारे पत्रकार इस बात को पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते, और क्योंकि एक जो ह्यूमिलिएशन हुई है और एक जो इंटिमिडेशन हुई है, उसके बाद वो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। तो इसका एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और इस किस्म का एक भी आप एक जर्नलिस्ट को धमका देंगे तो उसके आसपास के जितने 20 हैं वो डर जाते हैं। जी। अम, तो ये माहौल तो बना हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ एक मीडिया पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी जून में, वो भी है एक, जिसके तहत एक अफसर को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के उसके इख्तियार में है कि वो किस खबर को डिसाइड करे कि वो फेक न्यूज़ है। एक कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं डिसाइड कर रही है, एक बट एक अफसर डिसाइड करेगा फेक न्यूज़ क्या है, टेरर से लिंक्ड क्या है, और एंटी नेशनल क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक डर का माहौल जो है वो और बढ़ता जा रहा है। जी, ये बताइए कि एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दिया, उमर अब्दुल्ला को छोड़ दिया, महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया, और उन्होंने भी जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। कहीं इसकी वजह से तो सरकार घबराई नहीं है? चिंता तो नहीं बढ़ गई उसकी कि कहीं अभी तक तो वो किसी तरह से दबा कर चुप करके बैठा के रख सके हैं कश्मीरी अवाम को, कहीं फिर से ना वो जलजला आ जाए और उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो हर तरफ से दमन की कार्रवाई चल रही, सबको चुप कराने का, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब के पीछे ईडी लगा दी। हम्म हम्म, हम्म। देखिए, वही है सिलसिला, इनको कितना पॉलिटिकल जो लीडर्स को छोड़ना, और उनको ये वो एक साथ भी हो गए। ये एक उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ भी थी। डर भी है, एक ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि अगर सरकार ने इलेक्शंस करनी है तो वो उसकी कुछ तो लेजिटिमेसी के लिए उनको मेन स्ट्रीम लीडर्स को छोड़ना था। हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में कश्मीर के ग्राउंड पे क्या रह गई है, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, आई मीन सियासी जमातें तो हैं, वो अपनी सियासत भी करती हैं, अपना वो देखती हैं, इंटरेस्ट भी देखती हैं उस हाँ, लेकिन तरह मेरा से, अपना सवाल ये था, मैंने इसको नैरेटिव इसलिए भी जोड़ा बदल, नहीं नहीं, अनुराधा जी। मैं उसी डिफरेंस जी। पे आ रही हूँ। वो अपना नैरेटिव भी बदल लेती हैं, तो उनसे इतना खतरा नहीं होता है। जी। खतरा ज्यादा मीडिया प्रोफेशनल से है, और कश्मीर में पिछले कुछ ये दशकों में, क्योंकि ये इतना ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो नई जनरेशन जो आ रही है, एक बहुत वाइब्रेंट मीडिया इवॉल्व हो रहा था यहाँ पर, और उस चीज से खतरा है। क्योंकि मीडिया जब बोलेगा तो वो तो मीडिया का कोई अपना, वो तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करेंगे जो सही तरह से कर रहे हैं। वो जैसी सूरत हाल है उसके बारे में वैसे ही लिखेंगे। उनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज एक जो है, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। मीडिया जो है वो सरकार से भी सवाल पूछ सकता है, मीडिया जो है वो लोगों को भी इन्फॉर्म करता है, मीडिया जो है वो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज भी बन जाता है। तो जी। इससे ज्यादा बड़ा खतरा शायद इस वक्त सरकार के लिए, जो एक नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहती है, जो एक ही किस्म की पिक्चर दर्शाना चाहती है कि यहाँ पे सब नॉर्मल है, सब खुश है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनको तो एक फ्री मीडिया बिल्कुल सूट नहीं करता। जी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं अनुराधा जी कि एक तरफ तो सरकार ये काम कर रही है, दूसरी तरफ सरकार में से जुड़े जो संगठन हैं या पार्टियां हैं, वो भी एक अलग ढंग से एक आतंक क्रिएट कर रही हैं। जैसे दीपिका सिंह राजावत के यहाँ जिस तरह से भगवा गैंग ने हमला किया और नारेबाजी की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, तो ये चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया पर भी और समाज पर भी और ऐसे लोगों पर भी जो जातियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और देखिए, जहाँ पे आप आपने बड़ी सही बात की, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले मेरी दीपिका से बात हो रही थी, और इस वक्त भी उसके घर के बाहर
मौजूद था एक बहुत बड़ा हजूम, और कोई पुलिस वाले कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उसकी कॉल्स को। मैंने खुद काफ़ी कॉल्स की अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स को, टॉप पुलिस ऑफिसर्स को, आईजीपी को भी, तो किसी ने ना फ़ोन उठाया या फ़ोन उठा के काट दिया। तो आप वहाँ रात को उन्होंने सिक्योरिटी भेजी, इस वक्त नहीं भेजी, उनको पता है यहाँ पे थ्रेट है। एक सिटीजन जो है, एक नागरिक जो है, उसको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो पुलिस का जिम्मा है। और बाकी लोगों के लिए आप प्रोटेस्ट निकालने नहीं देते हैं किसी किस्म का। आज हम किसी जो नागरिकों के हकूक हैं उनकी बात करें, अगर कोई प्रोटेस्ट निकालने लगे तो आपको सेक्शन 144 याद आ जाता है। जर्नलिस्ट को पकड़ के आपने मारना है तो आप इतने प्रोएक्टिव हो जाते हैं। और जहाँ पे नागरिक के प्रोटेक्शन का सवाल है, वहां पुलिस आज गायब है। और ये जम्मू शहर है जो एक सेकंड कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो आप समझ सकते हैं ये किस किस्म का ये एक दौर से हम गुजर रहे हैं, कि जहाँ पे कोई भी कुछ कर सकता है और घंटों तक। जम्मू एक बहुत छोटा शहर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको पुलिस को पता नहीं चला कि यहाँ जुलूस निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, कोई और जुलूस निकलना हो, अगर सिटीजन्स अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर यूथ अपनी नौकरियों के हवाले से निकलेंगे आज, तो उनको मारा पीटा जाएगा। जी। ये बताइए कि ऐसे हालात में अब आप अपने कश्मीर टाइम्स को कैसे चलाती रहेंगी? आपके लिए तो हर तरफ से कहना चाहिए आपकी जो सप्लाई लाइन है काटी जा रही है। किसी भी तरह से आपको ऐसे मुक्त देखें दिया जा रहा है कि आप अखबार चला पाएँ। देखिए सप्लाई लाइन वो काट सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इंस्टीट्यूशन को कि किस तरह से ताले लगाएं, बैन लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आवाज पे ताले नहीं लगते हैं। और कोशिश हमारी रहेगी इंस्टीट्यूशन को जितना हम चला सकते हैं, जैसे भी ऑल्टरनेट वेज सोचकर, इनोवेटिव वेज से। लेकिन जो आवाज़ है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब आप अपनी आवाज़ को जिंदा रखेंगे, प्लेटफॉर्म्स खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। जी, ये बताइए कि जो जर्नलिस्ट बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी है, वो आपके साथ कश्मीर टाइम्स का जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कितनी एकजुट है? आपका कितना साथ दे रही है? आपके साथ खड़ी भी हो पा रही है, नहीं? देखिए बहुत मुझे अमेजिंगली, मैं कहती हूँ अनप्रेसिडेंटेड एक सपोर्ट मिला है मुझे जर्नलिस्ट बिरादरी से। अम, कल से जिस किस्म के मैसेजेस आए हैं या जिस किस्म के बयान आए हैं कईयों के, ऐसा मैंने कभी भी, मतलब ये पहली बार तो नहीं है कि कोई पत्रकार पे कोई किसी किस्म की एक एक्शन ऐसा लिया जा रहा है जिसमें जो उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है या दबाया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ना ही कश्मीर में, ना दुनिया के किसी हिस्से में। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी पे इतना दबाव डाला जाए। और पूरे के पूरे जो जर्नलिस्ट हैं, अब जो एसोसिएशंस हैं, उनसे तो अभी कल कश्मीर एडिटर्स गिल्ड ने भी स्टेटमेंट निकाला, लेकिन कुछ और इदारे हैं अभी, वहाँ से अभी तो नहीं इतने स्टेटमेंट्स आए। लेकिन इंडिविजुअल्स ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मतलब एक ग्रुप जर्नलिस्ट का, कोई 12 जर्नलिस्ट हैं, उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी इंक्लूडेड हैं, जाने माने नाम है। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे भी, और फिर बाद में सोशल मीडिया पे उसको डाल के एक कैंपेन के तौर पे चला रहे हैं कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कश्मीर टाइम्स को ऑफर करते हैं। हम कश्मीर टाइम्स के लिए लिखेंगे भी, एडिट भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि कश्मीर टाइम्स जिस किस्म की जर्नलिज्म चला रहा है, उस पे कितने लोगों का यकीन है, एक तो ये। और दूसरा, सॉलिडारिटी इतनी है, वो इसको जिंदा रखना चाहते हैं, वो इसकी ओनरशिप ले रहे हैं। इस किस्म की चीज मैंने कहीं नहीं सुनी। यहाँ तक कि लोगों ने फोन किया कि, और कई लोग जिनको मैं जानती नहीं, उन्होंने कहा हम सिर्फ रीडर्स हैं, लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम देंगे। आप हमारे घर से ऑपरेट कर सकते हैं, हम आपको अपने घर में जगह देंगे। तो ये एक बहुत ही खान से कितनी ओवरवेलमिंग एक चीज है। बिल्कुल। इस किस्म का सपोर्ट मैंने ना कभी कहीं सुना है, ना कभी देखा है।
नहीं अनुराधा ये जी, बहुत दिल्ली में भी आपके encouraging लिए चीज इसी है। तरह का सपोर्ट है और आप हम दिल्ली में भी है, काउंट कर सकते दिल्ली हैं। में भी है। कई जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने इसी तरह की बात की है कि आप या तो हमारा कंटेंट आप फ्री यू इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उनको ऑब्जेक्शन होता था, बड़ी कंडीशंस होती थी, या बट इस किस्म के ऑफर्स आए हैं और बहुत सारी संस्थाओं ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो दिल्ली में भी और कश्मीर में भी बहुत सपोर्ट मिला। जी, मेरा अंतिम सवाल है अनुराधा जी कि ये इतना बड़ा इशू बन गया और बनता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, हमारी सरकार इतना क्यों नहीं समझ पा रही है, छोटी सी बात उसके भेजे में क्यों नहीं घुस रही है कि ये भारत का नुकसान कर रही है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब कर रही है, डेमोक्रेसी के मामले में, ह्यूमन राइट्स के मामले में, सिविल राइट्स के मामले में, ये क्यों नहीं समझ पा रही? क्या ये बंद दिमाग वाली सरकार है जिसे और कुछ दिख ही नहीं रहा है? ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, ये ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी कभी यहाँ पे परफेक्ट रही, लेकिन यहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी थी, लोगों को बोलने का अपना हक था, थोड़ा बहुत दबाया भी जाता था, लेकिन एक सिस्टम चलता था। और इस एक एक ब्लैंकेट बैन नहीं होता था, इस किस्म की सेंसरशिप नहीं होती थी, इस किस्म का डर का माहौल नहीं क्रिएट होता था। और जो कि इंटरनेशनली जो भारत की छवि जो ऊंची, जो एक इतना ऊंचा दर्जा मिला था, वो इन वैल्यूज की वजह से मिला था। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हम एस्पाउस करते थे और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता था, हमारी प्रेस फ्रीडम से वो जाहिर होता था, या हमारी एबिलिटी टू एज एज सिविल सोसाइटी जो हम बोल पाते थे, उसकी वजह से वो जाहिर होता था। वो छवि उस वजह से बनी थी, और वो छवि कहाँ से कहाँ आ गई। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, आप ह्यूमन राइट्स ले लीजिए, हम इन चीजों में ऊपर ऊपर जा रहे हैं और बाकी चीजों में, इकोनॉमी वगैरह में हम नीचे आ रहे हैं। तो ये एक चीज, ये वही लीडरशिप समझ सकती है जो विजनरी लीडरशिप हो, जो एक डेमोक्रेसी को आगे ले जाना चाहते हो, उसको पीछे नहीं धकेलना चाहते हो, उसको खत्म नहीं करना चाहते हो। तो या तो इनकी आइडियोलॉजी डेलिबरेटली है कि यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, या इनके जहन में इस किस्म का विजन ही नहीं है। ये सोचते हैं कि कंट्रोल की पॉलिटिक्स से ही इनकी इमेज भी ऊपर जाएगी और ये हमेशा तक रहेंगे। तो इस किस्म की ना पॉलिटिक्स कभी चली है ना चलेगी। हिंदुस्तान जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है, बहुत डाइवर्स मुल्क है। इसमें इस किस्म का एक फैशिस्ट और टोटलिटेरियन कंट्रोल ज्यादा देर चल नहीं सकता। जी, अनुराधा जी, उम्मीद करते हैं सरकार को सद्बुद्धि आए, लेकिन आपके हौसले को सलाम भी करते हैं। आप लंबे समय से जुड़ रही हैं और शुभकामनाएं आपको, और हम लोग भी आपके साथ हैं। ये हम आपको एहसास कराना चाहते हैं, इत्मीनान देना चाहते हैं। तो जूझते रहिए और आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।